हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, फार्म पे कुछ नया अपडेट ऐसा नहीं है जो कि मैं बताऊँ आप लोगों को। वही सेम जो डेली का चल रहा है वही चल रहा है, और ऐसा कुछ नया अपडेट अगर आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को और दिखाऊंगा भी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये रहेगा सवाल और जवाब के ऊपर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप कमेंट में सवाल करते हैं तो उसका जवाब मैं कमेंट पर लिख के भी देता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर मैं समझा नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वीकली जो है एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँ, ताकि जो भी मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने का, तो वो बेटर रहेगा। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा जो कि सवाल और जवाब के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हरीम खान जी का, और इन्होंने पूछा है, सर मेरे पास डक्स हैं लेकिन घर में ग्रास नहीं है, प्लीज़ आप बता सकते हैं ग्रास का अरेंज कैसे करो, किस में करो या ग्रास के बगैर ये ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं डक फार्मिंग कर रहा था, और अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बंद किया हूँ जगह की वजह से। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिना ग्रास के भी आप डक्स को ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रास अगर खिलाना ही चाहते हो तो सबसे बेस्ट है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि बिना मिट्टी का कोई भी पौधे को उगाया जाता है, तो ये सिस्टम भी आप अपना सकते हो अगर आपके पास फील्ड में ग्रास का सुविधा नहीं है। तो मेरा जो ये जगह है यहाँ भी ग्रास जो है नहीं उगते हैं। जब मैंने डक्स रखा था सारे ग्रास ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी मैंने स्टार्ट किया था, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है। तो लिंक जो है मैं आई कार्ड पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो घास उगाने से अच्छा है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम करें, और उसमें आप गेहूं का भी आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम कर सकते हैं, या फिर राइस का कर सकते हैं। मतलब उनमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपके डक्स के लिए भी। उसमें फीडिंग कॉस्ट भी आपका लो हो जाएगा, तो वो बेटर होगा आपके लिए। दूसरा सवाल है MS हंस जी का। इन्होंने पूछा है, प्योर देसी मुर्गी के चूजे की आँख बंद होकर सूजन आ जाती है, क्या इलाज करें? और दोस्तों, इसका जवाब विनोद जी ने दिया है, और इन्होंने जवाब दिया है, पोटाशियम परमैंगनेट पाउडर को वाटर करके दिन में 2 बार 3 दिन तक साफ़ करें, कम हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने जो जवाब दिया है सही है, और मैं बोलूँगा कि मैंने जो ट्रीटमेंट अपनाया है, उनके जब आँख सूजन हो जाते हैं या फिर फूल जाते हैं या फिर अंदर कुछ जमा हो जाता है, दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट मैंने किया है वो किया है बोरिक एसिड से। ईजिली आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा बोरिक एसिड, उसको आप पानी में मिला के उसके आँख को साफ़ कर सकते हो, तो इससे भी आपके जो चूजे हैं उनका जो आँख है वो भी ठीक हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो। दोस्तों, अगला सवाल पूछा है स्काईवे जी ने, और इन्होंने पूछा है, चिकन वॉर्म्स ना होने के लिए क्या मेडिसिन यूज़ करो, प्लीज़ रिप्लाई। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि चिकन वॉर्म्स ना होने के लिए आप डीवॉर्मिंग मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, और ये मार्केट में बहुत सारे कंपनी के उपलब्ध हैं, जिसमें से विब्रेक का आता है, आल्बोमार, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने यूज़ किया हुआ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे डीवॉर्मिंग के लिए बहुत सारे हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है शकील्स ब्लॉग जी का, और इन्होंने पूछा है, भाई जी एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा 2 मुर्गा है, उसका गर्दन मुड़ गया है, इसके लिए क्या दवा देना होगा? मैंने इवॉन 400 कैप्सूल दिया है मगर पूरा ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, गर्दन मुड़ जाना ये जनरली ई कॉइल का सिम्टम्स है, और ई कॉइल का फुल फॉर्म होता है एस्चेरिजिया कॉइल इन्फेक्शंस, और इसका सबसे सही इलाज है आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन दे दीजिए। 2 से 3 दिन तक आपको देना है, डेली रेगुलर देना है, या फिर आप टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 4 से 5 दिन तक आपको उसका यूज़ करना है। दोस्तों, अगला सवाल है फरजान जी का, और इन्होंने पूछा है, मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, ऐसे ही टोकरी में बैठ कर चले जा रही है। दोस्तों, मुर्गियां अंडा नहीं देती हैं, उसका कारण हो सकता है कि आपके मुर्गी में कैल्शियम का कमी हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपकी मुर्गी में विटामिन्स का, मिनरल्स का कमी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा कैल्शियम का टॉनिक आता है, वो आपको चला देना है, या फिर आपको विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आप विमरल प्लस एक ट्रेसवेल मेडिसिन आता है, तो इन दोनों मेडिसिन का आप मिश्रण करके आप दे सकते हो, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो भी मिनरल्स और विटामिन्स का जो भी आपके मुर्गियों में कमी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चला देते हो, कैल्शियम, विमरल और ट्रेसवेल, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपकी मुर्गी जो है वो अंडे पे आ जाए, मतलब कि टोकरी पे जाएगी और अंडे दे के आएगी, ऐसे ही उठ के नहीं चली जाएगी। तो आप कैल्शियम और विमरल और ट्रेसवेल का इस्तेमाल कीजिए।
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है बूसरा एग्रीकल्चर एंड प्लांट नर्सरी, और इन्होंने पूछा है कि एग खराब है ये कैसे पता चलता है, उस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे भाई वीडियो बना के। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं बताना भी चाहूँगा कि आप जब मुर्गी के नीचे अंडे डालते हैं तो अंडे को एक बार ज़रूर चेक कर ले कि हमारा जो अंडा है वो ख़राब है या फिर अच्छा है। तो चेक हम जनरली करते हैं कैंडलिंग करके, उस प्रोसेस को हम कैंडलिंग बोलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है टेक्निकल आइलेट्स का, और इन्होंने पूछा है सर माइट्स से मुर्गे मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि माइट्स से मुर्गे नहीं मरते हैं, और माइट्स एक्चुअली पिस्सू को बोलते हैं, जिसे जूई बोलते हैं हम अपने नॉर्मल भाषा में। तो उससे मुर्गे और मुर्गियाँ नहीं मरती हैं, लेकिन होता क्या है कि माइट्स जो होते हैं वो मुर्गे और मुर्गियों के बॉडी पे रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो खून होता है वो चूसते हैं, उसी से माइट्स जिंदा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि आपके जो बर्ड्स हैं, जो मुर्गे और मुर्गियां हैं, उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके मुर्गे और मुर्गियों में माइट्स हो गया है तो उसका इलाज ज़रूर करें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है आई कार्ड पे है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है GM टेक जी का, और इन्होंने पूछा है नॉर्मली डक कितने मंथ्स बाद एग देना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि डक्स में बहुत सारे ब्रीड्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अंडे देते हैं। तो अगर हम खाकी कैम्बेल की बात करें तो खाकी कैम्बेल 5 महीने तक में वो अंडे पे आ जाती है, और अगर हम इंडियन रनर की बात करें, जिसे हम देसी भी बोलते हैं, तो वो अंडे पे थोड़ा लेट से आती है, उनको अंडे पे आने में 6 से 7 महीना लग जाता है। तो थोड़ा इंडियन रनर जो है टाइम लेती है अंडे पे आने के लिए। तो अगर आप अंडे पर्पस के लिए आप अगर डक फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर खाकी कैम्बेल पे जाएं, और अगर आप मीट पर्पस के लिए कर रहे हैं तो फिर देसी पे जाएं। देसी मतलब कि इंडियन रनर पे जाएं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों अगला सवाल है सुधांशु शंकर सिंह जी का, और इन्होंने पूछा है क्या डाइल्यूट के जगह नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब वैक्सीन को हम, जो वैक्सीन का पानी आता है डाइल्यूट जो वाटर आता है उसके साथ, तो उसको नहीं यूज़ करके हम नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं, ये इनका सवाल है। दोस्तों इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप वैक्सीन को एज अ आई ड्रॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको वही डाइल्यूट वाटर ही यूज़ करना होगा, और अगर आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर पे आप दे रहे हो वैक्सीन तो नॉर्मल वाटर आप दे सकते हो, क्योंकि हम लोग वैक्सीन जो देते हैं तो वो पानी में मिला के देते हैं। जो वैक्सीन हम पीने के लिए उनको देते हैं तो वो नॉर्मल पानी पे ही मिला के देते हैं, तो आप उस पर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वैक्सीन को अगर आई पे दे रहे हो, आँख पे दे रहे हो, तो उसमें वो चीज़ आप मिक्स नहीं कर सकते हो नॉर्मल पानी, या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी आप अगर वैक्सीन को दे रहे हो तो नॉर्मल वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैक्सीन के साथ जो वाटर आता है डाइल्यूट वाटर, वही आपको यूज़ करना है। दोस्तों अगला सवाल है सुदाम बर्मान जी का, और इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से क्या होता है। ये एक्चुअली इंक्यूबेटर का बात कर रहे हैं। इंक्यूबेटर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों इंक्यूबेटर में पहला 18 दिन तक हमारा जो ह्यूमिडिटी होना चाहिए वो 60% तक होना चाहिए। उसके बाद जो 3 से 4 दिन होता है उसमें हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसमें हम 70 to 75 रखते हैं, तो ह्यूमिडिटी को कहीं ना कहीं लास्ट में हम बढ़ा देते हैं। तो पहले हम ह्यूमिडिटी को ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर में गैप है, वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा ऊपर में गैप, तो इसे एयर सैक बोलते हैं। इसमें हवा रहता है, इसमें एयर रहता है, और ये क्या होता है कि ह्यूमिडिटी आप अगर ज़्यादा रखते हो तो ये एयर सैक का साइज़ जो है ये इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि जब चूज़े का निकलने का टाइम आएगा तो उस समय वो प्रॉपरली एयर नहीं ले पाएगा, वो बीप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो चूज़ा होगा, जो भी आपका चिक्स होगा अंदर, वो मर सकता है। तो ये कारण होता है कि ह्यूमिडिटी को हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। और लास्ट जो 3 से 4 दिन होता है उसमें हम ह्यूमिडिटी को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि चूज़े को प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि जो सेल होता है बाहर का वो प्रॉब्लम ना हो क्रैक करने में। तो इसलिए हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं ताकि हीट और ह्यूमिडिटी मिल के वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए, जो सेल होता है बाहर का वाइट कलर में, तो वो चूज़े को फोड़ने में आसानी हो। तो इसलिए लास्ट 3 डेज़ में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आदिल सईद जी का, और इन्होंने पूछा है जेंटामाइसिन इंजेक्शन किस तरह लगाना है। दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो भी लगाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जेंटामाइसिन आप लगा रहे हो या फिर एंड्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन दे रहे हो तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई कार्ड पे है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है झक्कास
विकास म्यूज़िक का, और इन्होंने पूछा है भाई 100% फर्टाइल एग कैसे होगा, उसके लिए एक वीडियो बनाएं प्लीज़। दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 100% फर्टाइल आपको चाहिए अंडे, तो जो रेशियो हम रखते हैं मुर्गे और मुर्गी का, तो उसका रेशियो सही रखना चाहिए हमें। मतलब कि 5 मुर्गी पे 1 मुर्गा, उस तरह से हमें रखना चाहिए, या फिर 4 मुर्गी पे 1 मुर्गा। तो ये रेशियो अगर हम रखते हैं तो फर्टिलिटी जो है अंडे का वो हमारा सही होता है, अनफर्टाइल एग्स उसमें कम निकलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है CS स्टडी सेंटर का, और इन्होंने पूछा है भाई मेरे पास 19 मुर्गियां हैं बट 2 ने ही हैच किया, ऐसा क्यों? और जो भी चूज़े हैच हुए हैं क्या वो भी आगे चलकर हैच करेंगे या क्रॉस ब्रीड की वजह से मुश्किल है? दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी क्रॉस ब्रीड होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी देसी मुर्गी या फिर असील या फिर RIR क्रॉस करके जो भी ब्रीड आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्योरिटी होता है ना वो कम होते जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो हैचिंग एबिलिटी है, जो कुड़ुक बैठने का क्षमता है उनमें, तो वो कम होते जाता है। दोस्तों आप एग्जांपल ले लो सोनाली। सोनाली एक मिक्स ब्रीड है RIR का, रोड आइलैंड रेड का, और फयोमी हैंस का। फयोमी ये एक्चुअली अफ्रीकन कोई ब्रीड है, तो ये मिक्स ब्रीड है। तो जो सोनाली है ये बांग्लादेश में एज ए बॉयलर पाला जाता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में बॉयलर पालते हैं, वाइट कलर का जो बॉयलर आता है, तो उसी तरह से बांग्लादेश में सोनाली को एज ए बॉयलर पाला जाता है। तो अब इंडिया में भी सोनाली बहुत से लोग रख रहे हैं, पाल रहे हैं। तो होता क्या है कि लोग प्योर देसी सोच के सोनाली मार्केट से उठा के ले आते हैं और उनमें अंडे डाल देते हैं हैच करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि सोनाली जो है अंडे बहुत कम हैच करती हैं, कुड़ुक में बहुत कम बैठती है, उनका जो हैचिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड है RIR और फयोमी का। तो ये हमेशा आप याद रखें। तो अगर मार्केट से अगर आप प्योर देसी लेने जा रहे हो, मतलब जिसमें आपको अंडे डालने हैं, अंडे से हैच करके बच्चे निकालने हैं, तो उसके लिए आपको देख कर लेना है। आप सोनाली नहीं लें, प्योर देसी ही लें, ताकि आपके अंडे जो है अच्छे से हैच हो और उनसे बच्चे आप निकाल पाएँ। तो अगर मार्केट से आप अगर प्योर देसी ले रहे हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है, गुलाम हबीब जी ने पूछा है कि आप ट्रेनिंग कहाँ से लिए हो? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिया है। मैं खुद का अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो भी मैं कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस, प्लस यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस बहुत सारे मैं रीडिंग्स करता हूँ, पढ़ता हूँ। मैंने किताब भी लिया हुआ है पोल्ट्री के ऊपर, और गूगल पे भी बहुत सारे चीज़ मैं सर्च करता हूँ। अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रहता है मेरे पास, तो गूगल पे भी सर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज लूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उस चीज़ को। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जो कि मतलब कि पढ़ने के बाद बहुत सुकून मिलता है दिल को, कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, जैसे नाजिम सैफ़ी जी ने लिखा है वेरी गुड सर जी। उन्होंने फिर और एक वीडियो में लिखा है प्रॉफिटेबल वीडियो। और अजय कुमार मुंडा जी ने लिखा है गुड सर योर वीडियोज़ आर रियली नॉलेजेबल, आई लाइक योर वीडियोज़। तो इन सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद बहुत मतलब कि अच्छा लगता है दिल को। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, थैंक्स वसीम जी, आई लाइक योर वीडियोज़, ऑसम। आमिर खान, थैंक्स यारा, गॉड ब्लेस यू, वाओ, गुड जॉब सर, कीप इट अप। तो फ्रेंड्स ऐसे कमेंट्स में बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, और अंदर से कहीं ना कहीं मतलब कि एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ अच्छा करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं उस चीज़ को। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर सकते हैं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट्स भी मुझे कर सकते हैं। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।